हेलो फ्रेंड, नमस्ते। श्री राम अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण की वर्ण हिंदी के बारे में। एक पहले वीडियो बना दिया है मैंने व्याकरण का, और अगला वीडियो ये है वर्ण। वर्ण हिंदी जो भाषा थी, भाषा के बारे में, भाषा की परिभाषा अपन पढ़ चुके हैं। पर अब हिंदी की शुरुआत या किसी भी जो भी आप विषय ले लीजिए, हर एक में वर्ण पद्धति होती है, हर एक में वर्ण होते हैं, और बिना वर्णमाला के कोई भी विषय पूरा नहीं हो सकता। इसलिए वर्णों को समझना जरूरी है। अब अपने हिंदी में कितने वर्ण हैं? जैसे आपके अंग्रेजी विषय में वर्ण होते हैं 26, वैसे ही हिंदी में 52 वर्ण वर्णमाला में होते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वर्ण एक तरह से देखा जाए तो वह शब्द जो सीधी सरल भाषा में कहा जाता है कि वर्ण वह है जिसके कभी टुकड़े नहीं हो सकते। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि जिसमें कोई भी अन्य स्वर या व्यंजन नहीं लगा हुआ हो, एक ही शब्द हो, वह वर्ण के अंतर्गत आता है। वर्ण में भी बहुत सारे जैसे वर्ण के प्रकार पढ़ेंगे, उस समय आएंगे वर्ण के रूप कौन कौन से हैं, कौन से स्वर है, कौन से व्यंजन वर्ण है, या कौन से संयुक्त वर्ण है। पर वर्ण एक ही जिसके खंड अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाता है। जैसे अ, ब, च, ऐसे अपन वर्णमाला देखते हैं तो आपको वर्णमाला में सारे वर्ण देखने को मिल जाएंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण के समूह से बनता है वह वर्णमाला कहलाती है। वर्णों के ये लाइनें जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है, यह किससे बनी है? यह भी एक वर्ण से बनी है। वर्ण का जो समूह बना, उस समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, और वर्ण से ही उत्पत्ति होती है शब्द की, और शब्द से बनते हैं वाक्य। जैसे जैसे पहले छोटे बच्चे जो होते हैं वो पहले वर्ण सीखते हैं, वर्ण से पहले वो अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं। अक्षर ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद वर्ण का ज्ञान प्राप्त होता है। वर्ण ज्ञान के बाद शब्द निर्माण करना सीखते हैं, और जो शब्द होते हैं स्टेप जो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। उसके बाद वर्ण का पाठ्यक्रम शुरू हो जाता है। वर्ण से शब्द, शब्दों के निर्माण, शब्द बनते हैं, और शब्द से फिर वाक्य निर्माण शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे पद्य और गद्य लिखना सीख जाता है। तो यह प्रक्रिया होती है बच्चे की हिंदी सीखने के लिए। हिंदी जितना आप कठिन सरल समझते हो, हिंदी उतनी सरल नहीं है। अंग्रेजी विषय से कई गुना कठिन है हिंदी, पर अपने को हिंदी सरल इसलिए लगती है क्योंकि हमारी मातृभाषा, हमारी राजभाषा सभी यह है, इसलिए हम हिंदी को बड़ा सरल समझते हैं। बाकी हिंदी बड़ी कठिन है, क्योंकि हिंदी में मात्राओं का ज्ञान, बिंदुओं का ज्ञान, कोमा, सारी चीजें ध्यान में रखकर वर्णों को लिखा जाता है, और हर एक चीज का कहीं ना कहीं नंबर होता है, पर नंबर इसका कट जाता है। एग्जाम्स में, परीक्षाओं में बच्चे परीक्षा देने जाते हैं, तो उनमें हिंदी विषय में कई बच्चों के नंबर कम आने का कारण भी यही है कि आप मात्राओं का ज्ञान और इनके कोमा, विराम चिन्ह, अनुस्वार, ये जो चीजें हैं ये आप ध्यान में नहीं रखते हैं, जिसके कारण से आपको हिंदी में कम नंबर आते हैं। अब देखते हैं अपन आगे, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, या किसी जो सरल भाषा में कह रहे हैं, किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। दो परिभाषा प्रकार की, एक तो सिंपल परिभाषा वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, या किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण के भेद बता रखे हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कितने कौन कौन से प्रकार के वर्ण होते हैं? तो पहला हो गया स्वर, और दूसरा हो गया व्यंजन। अपन स्वर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और व्यंजन थोड़ा सा है, उसके बाद अपन और आगे इसके बारे में जानकारी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप स्वर में देखते हैं अपन, तो स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण किसी अन्य वर्ण की
आवश्यकता नहीं होती है स्वर कहलाता है। क्या है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है स्वर कहलाता है। यानी कि जितने भी स्वर हैं वह किसी अन्य के सहयोग से शब्द की रचना नहीं करते या उनमें किसी का सहयोग नहीं होता है, वह स्वर होता है। जैसे वर्ण स्वर में आ गए अ, आ, ई, ये जो है ये सारे क्या हैं? स्वर हैं। अब इसमें संयुक्त स्वर भी हैं, तो अपन उसके बारे में भी पढ़ेंगे। एक और सिंपल सा तरीका याद रखने के लिए कि जिनका उच्चारण कंठ और तालु, जिह्वा उच्चारण करते समय कंठ और तालु से स्पर्श हो रही है या कंठ और तालु से इसकी जिह्वा या आवाज आ रही है, तो वह वर्ण स्वर वर्ण होंगे। अ का उच्चारण करो आप, अ जैसे अ का उच्चारण करते हैं अपन गले से अपने कंठ के यहाँ से आवाज आती है, तो ये सारे चीज स्वर को याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। अब देखते हैं मूल स्वर। मूल स्वर कौन कौन से हैं? जैसे जो स्वर होते हैं वो 16 वर्ण बता रखे हैं व्याकरण के अंतर्गत, और आपके सिलेबस में इतना डीपली नहीं बता रखा। ये एक केवल ध्यान में रखने वाली बात है। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अम, अह। अब इसमें भी बड़ी ली और ली। मूल स्वर जो होते हैं वो अ, आ, ई, उ और ए और ओ, ये हमारे क्या हो गए? मूल स्वर हो गए। संयुक्त स्वर में देखो, संयुक्त स्वर दे रखे ए, जिसका संयुक्त रूप है अ प्लस ए, तो ये इसका संयुक्त स्वर में आ गया। अब देखो औ का क्या है? अ प्लस ओ का, दोनों का धन, दोनों का जोड़ हुआ अ और ओ बराबर औ हो गया। मूल स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वह स्वर जिसमें बोलने में कम समय लगे वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वह स्वर जिसको बोलने में कम समय लगे वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर वह स्वर जिनको बोलने में दोगुना समय लगे वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और प्लुत स्वर वह स्वर जिनको बोलने में 3 गुना समय लगे वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। यानी कि ह्रस्व कम समय, दीर्घ उससे डबल और प्लुत उससे तीसरा जो सबसे अधिक समय लगता है वो प्लुत स्वर है। अब देखते हैं अपन अनुनासिक। जो चंद्रमा अपन बिंदु देखते हैं, चंद्र बिंदु आता है, अनुनासिक कहा जाता है। नाक व मुंह से इसका उच्चारण होता है। कहां से होता है? नाक व मुंह से। उच्चारण में इसमें लघुता रहती है, अधिक समय लघुता रहती है, यानी कि लंबा खींचना पड़ता है। जैसे गांव, दांत, ये सब क्या है? इसका उदाहरण है अनुनासिक का, जिसका उच्चारण नाक और मुंह से और उस पर शब्द को जोड़ देकर हमें बोलना पड़ता है। अब अपन देखते हैं अनुस्वार। स्वर के बाद आने वाला व्यंजन जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, अनुस्वार। एक डॉट हिंदी, जिसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। यह अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे अंगूर, अंगूर के ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ है वह व्यंजन है। तो अनुस्वार कहां से निकल रही है इसकी ध्वनि? नाक से। अब देखो निरुनुनासिक किसे कहते हैं? केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वस्वर वर्णों को निरुनुनासिक कहते हैं। जैसे इधर,
उधर, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? निरुनुनासिक, निर्नुनासिक। अब देखो विसर्ग, आपने देखा होगा कई जगह अहम, अ, अह, ये जो है ये दो बिंदियां होती हैं, यह इसका प्रयोग अधिक से अधिक हिंदी में कम किया जाता है, पर अधिक से अधिक इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में बहुत ज्यादा किया जाता है। किसका किया जाता है? विसर्ग का। इसका उच्चारण, इसको भी एक व्यंजन के रूप में माना गया है, और इसका उच्चारण जो होता है ह के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? ह के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है। अब देखते हैं अपन दूसरा जो वर्ण का है वह है व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि स्वर तो अकेला है ना, जिसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, और इधर व्यंजन में क्या है? किसी अन्य, किसी जिन वर्णों को बोलने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ रही है? स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है, उन्हें क्या कहते हैं? अपन व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, अब आप क को बोलोगे तो पीछे से अ की आवाज आ रही है, और अ क्या है? स्वर है, तो ये अपना क्या हो गया? व्यंजन हो गया, क्योंकि यह किसके सहयोग से बोल रहा है? अ के एक स्वर के सहयोग से। जैसे ख, ख को भी आप बोलोगे तो यह भी क्या हो जाएगा? आपको पता चल जाएगा कि व्यंजन है या स्वर है। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के कितने प्रकार हैं? 3, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में तो जिह्वा मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श करती है, वह किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अपने मुख की जिह्वा जिस भी भाग को स्पर्श करती है वह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे क वर्ण, क का पूरा जो आता है च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। वर्ग में इनमें पूरा आ गया क ख ग घ न से लगाकर इधर प फ ब भ म 5 एक वर्ग में होते हैं, तो ये पांचों वर्ग के 5 जो हिस्से हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो किसी भी जो बोलते समय जो जिह्वा किसी को भी स्पर्श नहीं करती है, जैसे य ल व एक ही बार में आवाज में निकल सकते हैं, य ल व, है ना। अंतस्थ, मुंह के अंदर ही इसकी ध्वनि मुंह के अंदर ही हो रही है। अंतस्थ, अंत, अंदर के अंदर ही इसका सारा हो रहा है। और उष्म व्यंजन, उष्म का मतलब होता है गर्म, गर्म हवा या गर्म जिसको ऊपर दबाव डालना पड़े या अधिक समय, जो बोलते समय प्रेशर हवा, एक हवा निकले मुंह से, तो वह उष्म व्यंजन का उष्म व्यंजन है। जैसे श, श, स, ह। अब इनको जो बोल रहे हैं अपन इन वर्णों को जैसे ही बोलते हैं तो अपने मुंह से क्या निकल रहा है? हवा, एक गति से हवा प्रवाह हो रही है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यह कौन सा व्यंजन है? उष्म व्यंजन का एक वर्ण है। तो आज हमने वर्णों के बारे में पढ़ा है। वर्ण व्याकरण की शुरुआत ही इन्हीं से होती है, और इसको आप 5वीं से लगाकर जहां तक जो बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं वो आराम से देख सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी आप इन चीजों को कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। जैसे वर्ग का अक्सर पूछा जाता है, अंतस्थ, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन का भी पूछा जाता है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर का भी आपको होना चाहिए, पर एक मैंने पूरा बेसिक रूप से लिया है। अगर आपको, आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और इसमें कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।